हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज के सेशन में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें मैंने तीनों ही सेक्शंस के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप मत करिएगा और सेशन को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों के लिए हम इतनी सारी वीडियोस वगैरह और सारे सेशंस लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और ये सारे एफ़र्ट्स हम आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आपका एंट्रेंस अच्छे से जाए और आप सभी का जो एडमिशन है वो अच्छी मेरिट रैंक से जो है वो हो जाए। सो गाइज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये ई बुक है, आप सभी लोग जान गए होंगे अब तक ई बुक के बारे में और बहुत से लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। बाकी जिन्हें नहीं पता है, जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के साथ साथ इसमें 250 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी ऐड करे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम के मतलब लास्ट मिनट के लिए आपसे एक क्विक रिविज़न अपना कर सकते हो। कम समय में आप जो है ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर अप कर पाओगे। तो जिन लोगों ने नहीं किया है ई बुक डाउनलोड, वो ज़रूर करें। बाकी जिन लोगों ने कर लिया है वेल एंड गुड, बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर डाउनलोड करें। और इसमें कॉम्प्रहेंसिव मैथ्स के क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ज़रूर ई बुक डाउनलोड करें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइज़, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वॉज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो इसमें पूछा है, भारत की संसद द्वारा किस वर्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अपनाया गया था। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1996 में, बी 1997, सी 1998 में, या फिर डी 1999 में अपनाया गया था। तो कौन से ईयर में जो है वो एक्ट जो है अडॉप्ट किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1999 में अपनाया गया था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑफिशियली जो है वो आया था 1 जून 2000 को। तो ये अगर आप ऑफिशियली पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 1 जून 2000। तो ये ऑफिशियली जो आया था वो 1 जून 2000 में आया था, और बाकी जो अडॉप्ट किया गया था वो 1999 में किया गया था। तो आप ये चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसीलिए। बाकी जो अगर अडॉप्टेड पूछा जाएगा तो आप 1999 करेंगे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, इन विच 5-year प्लान महालनोबिस मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया। यानी भारत में किस पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। तो इसमें ऑप्शंस रखे हैं, ए 5th ईयर में, बी 1st, सी 2nd, या फिर डी 3rd। इसमें से बहुत लोगों को आंसर इसका पता होगा, किस ईयर्स में जो है वो महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2nd ईयर में अडॉप्टेड किया गया था, यानी 2nd ईयर में जो है वो अपनाया गया था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये सारी चीज़ें मेक श्योर आप नोट कर रहे हो ताकि आपको जो है वो याद रहे। बाकी आप वीडियो अच्छे से देखोगे 1-2 बार तो आपको जो है चीज़ें एकदम से बैठ जाएंगी दिमाग में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार में आप याद कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम द पॉपुलेशन इज़। यानी यदि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है तो जनसंख्या क्या है। ए अंडर पॉपुलेशन, बी ओवर पॉपुलेशन,
सी ऑप्टिमम पॉपुलेशन या डी स्टैटिक पॉपुलेशन। सो व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम द पॉपुलेशन इज़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो सी ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ द राइट आंसर। व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम द पॉपुलेशन इज़ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इष्टतम जनसंख्या आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, यानी स्वर्ण क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? ए फूड प्रोडक्शन से, बी ऑयल प्रोडक्शन से, सी मिल्क प्रोडक्शन से, या फिर डी हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हॉर्टिकल्चर एंड हनी से। तो डी बागवानी और शहद आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी स्वर्ण क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? बागवानी और शहद से, यानी हॉर्टिकल्चर और एंड हनी इससे रिलेटेड है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नरसिम्हा कमेटी वॉज रिलेटेड टू। तो नरसिम्हा कमेटी किस चीज़ से संबंधित है? इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स यानी उच्च शिक्षा सुधार, बी टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स यानी कर ढांचे में सुधार, सी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म यानी बैंकिंग संरचना में सुधार, या फिर डी मेडिकल फैसिलिटीज़ रिफॉर्म्स यानी चिकित्सा सुविधा में सुधार। तो नरसिम्हा कमेटी वॉज रिलेटेड टू, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो सी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आपका सही उत्तर होगा। यानी बैंकिंग संरचना में सुधार आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फैक्टर इफेक्टिंग डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ अ डायरेक्शन टेक्निक, यानी निम्नलिखित में से जो एक दिशा तकनीक के चयन में संबंधित निर्णय को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें नहीं पूछा है तो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं। ए नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट, बी नेचर ऑफ वर्क, सी नेचर ऑफ कस्टमर्स, या डी नेचर ऑफ पीयर्स। So from which of the following is not a factor affecting decision relating? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नेचर ऑफ कस्टमर यानी ग्राहक की प्रतिकृति। तो ग्राहक की प्रकृति इज़ द राइट आंसर, यानी नेचर ऑफ कस्टमर्स इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिछले ईयर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। मतलब जो फेमस डेफिनेशंस हैं, जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने दी है, तो ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो और आपको भी आपके लिए जो है एग्ज़ाम्स में और ईजी हो जाए, ताकि आप आंसर जो है वो करेक्ट कर सको। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिमाइंड करके जाना कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन इसका आ जाए। तो इसमें मैंने इस सेशन में मैंने 2 क्वेश्चन इसके ऐड किए हैं और आगे आने वाले सेशन में भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके लेकर आऊँगी। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें नोट करते रहें ताकि आपको जो है वो ईजी हो, बस आपको रिवाइज़ करना रहे। तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट किसने दिया है, यानी प्रबंधक का अर्थ है निर्णय लेना। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शंस रखे हैं। ए मुरे, बी साइमन,
सी डेविस या डी एप्ले। और ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। बाकी हम हैं आपके लिए यहाँ पे सेशंस में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो कवर करवाएंगे ही। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ मूरे। तो ए मूरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? मूरे के द्वारा दिया गया है। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग इज सेड बाय मूरे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज द स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से किसे आदेश संगठन के रूप में भी जाना जाता है? ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी लाइन संगठन, बी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी संगठन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कार्यात्मक संगठन, या फिर डी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी परियोजना संगठन। सो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज द स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों को में बहुत से लोगों को आता होगा और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। इसमें दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपर्पज़ ऑर्गेन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर एंड वर्क। ये आप इसके थ्रू भी ये चीज़ याद रख सकते हो। इसमें मैनेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आप कीवर्ड्स के थ्रू याद करो चीज़ों को, जिससे आप जो है वो ईज़िली दिमाग में रिमेंबर कर पाओगे, याद रख पाओगे। तो आप जो है कीवर्ड्स के थ्रू चीज़ें याद करने की कोशिश किया करो। जैसे ये डेफिनेशन है तो इसमें मैनेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो मैनेजेस आप एक वर्ड याद रख सकते हो जिसके थ्रू अगर एक क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम्स में तो आप डायरेक्टली आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये तो इन्होंने दिया हुआ है। तो इससे आप जो है चीज़ें जो अच्छे से ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हो। और अगर आप डेफिनेशन के थ्रू याद करोगे तो अभी आपको याद रहेगा, फिर आप समटाइम थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। और अगर आप कीवर्ड्स के थ्रू याद करोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेंगी। तो ऑलवेज़ डू अ स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। सो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। तो इसमें दे रखा है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, ये आपको बताना है। ए मूरे ने, बी फेयोल ने, सी टेलर ने, या फिर डी पीटर एफ ड्रकर। तो इसमें से किसने ये कथन कहा है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हु सेड दिस? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दिया है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो और मेक श्योर ये क्वेश्चंस आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। मैं इम्पॉर्टेंट भी टिक कर दे रही हूँ, इन्हें मिस मत करिएगा, इन्हें ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीज़न का है, जो कि मैं हर सेशन में लेकर आती हूँ। ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, असर्शन जो दिया है आपका दिया है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और इसका रीज़न क्या दे रखा है? मैनेजर्स वर्क बेटर इफ़ देयर प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी बोथ जो असर्शन है रीज़न है वो ट्रू है, सही है, और असर्शन जो रीज़न है जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी में दे रखा है कि
असर्शन और रीज़न इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, आपस में दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं। सी दे रखा है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, और डी दे रखा है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो ये क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो इसका आंसर सभी को लिखकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो भी मैं ये क्वेश्चन जो है वो कराऊँगी। बाकी आप सभी को ट्राई करना है कि, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स इज़ शोन एज करेंट लायबिलिटी अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इन द शीट ऑफ अ कंपनी, यानी कर का प्रावधान कंपनी की शीट में अल्पकालिक प्रावधान के तहत वर्तमान देयता के रूप में दिखाया गया है। इज़ दिस ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है, या फिर कांट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इन मेक श्योर आपको हर एक चीज़ जो है, हर एक ये कौन सी चीज़ कहाँ आती है बैलेंस शीट में, भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो ट्रू आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स इज़ शोन एज करंट लायबिलिटीज़ अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजन इन द शीट ऑफ अ कंपनी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, वहाँ शो किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, और जो भी स्टेटमेंट होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो बनाते हैं, और कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे हम डिडक्ट करते हैं, कौन सा अमाउंट हम ऐड करते हैं, और हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सारी एक एक चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मेक श्योर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे दिया है वैसे ही पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बाकी आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डैश गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें देख सकते हो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो हैं क्वेश्चंस पता हों, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार क्या सद्भावना खाते की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है? ए परचेज्ड यानी ख़रीदा हुआ, बी सेल्फ जनरेटेड यानी स्वयं उत्पन्न, सी बोथ ए एंड बी किए जाते हैं, या फिर डी नन ऑफ दी अबव यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डैश गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी गुडविल रिकॉर्ड की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए परचेज्ड गुडविल इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो है वो रिकॉर्डेड किया जाता है। परचेज्ड गुडविल इज़ द राइट आंसर। तो परचेज्ड इज़ द राइट आंसर, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन ऑन रीज़न का दे रखा है, जिसमें असर्शन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर और ओमिशंस। और इसका रीज़न दे रखा है दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू रेक्टिफाई दोज एरर्स और ओमिशंस विच आर लेफ्ट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स एंड फाउंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। तो क्या जो रीज़न है वो असर्शन से रिलेट कर रहा है, ये आपको बताना है।
तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी both A and R are true but reason is not the correct explanation of assertion. C assertion is false but reason is true and D assertion is true but reason is false. तो क्या दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी ये दोनों ही आपस में रिलेट कर रहे हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग्स दे रखा है, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स का। तो मेक श्योर आप अच्छे से चीज़ें याद करके जाएं कि कौन सा किसके अंदर आता है। तो इसमें दे रखे हैं एक कॉलम में तो इसमें दो कॉलम्स दे रखे हैं। एक कॉलम्स में दिए हुए हैं ए इंटेंजिबल असेट्स, बी नेचर ऑफ बिजनेस, सी सुपर प्रॉफिट, डी सेल्फ जनरेटेड, और कॉलम बी में दे रखे हैं मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, बी फीचर्स ऑफ गुडविल, सी फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, या डी टाइप्स ऑफ गुडविल। तो आपको बताना है इनका सही मैच क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि इंटेंजिबल असेट्स का होगा फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल बी का होगा, सी का होगा फोर्थ टाइप्स ऑफ गुडविल, और डी का होगा मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बी में दे रखा है फीचर ऑफ गुडविल, और उसके बाद बी सेकंड का दे रखा है फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, थर्ड का दे रखा है टाइप्स ऑफ गुडविल, और फोर्थ का दे रखा है मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ऐसे सी में दे रखा है फर्स्ट का थर्ड फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, सेकंड का फीचर्स ऑफ गुडविल, थर्ड का मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, या फिर डी का दे रखा है टाइप्स ऑफ गुडविल। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट का सेकंड यानी फीचर्स ऑफ गुडविल, उसके बाद सेकंड का दे रखा है थर्ड फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, और थर्ड का दे रखा है फर्स्ट यानी मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, और फोर्थ का दे रखा है फोर्थ दे रखा है यानी टाइप्स ऑफ गुडविल। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनका सही मैच क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट मैच होगा वो होगा आपका डी, यानी फर्स्ट इंटेंजिबल असेट्स का हो जाएगा फीचर्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ बिजनेस का हो जाएगा फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, सुपर प्रॉफिट का हो जाएगा मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन में करते हैं, सेल्फ जनरेटेड का हो जाएगा टाइप्स ऑफ गुडविल। तो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSE, यानी NSE का फुल फॉर्म क्या होगा? ए न्यू सर्विस एक्सचेंज, बी न्यू स्टॉक इवैल्यूएशन, सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर डी नेशनल सर्विस एम्पोरियम। तो NSE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसमें NSE का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म, NSE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। हम आपको सारी चीज़ें जो है नोटिफाई करते रहेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो। और आपके जो भी एग्ज़ाम्स कब से होंगे उसकी चीज़ की भी हम नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए अपना, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।